सो हाय गाइस, दिस इज मास्टर श्रेयांश देसाई एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। ओके, तो हम लोग आज करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड के साइंस का फर्स्ट चैप्टर और उसका हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सो सेकंड पार्ट मतलब चैप्टर का रिमेनिंग हाफ और उसके अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो ध्यान देना, बहुत ज़्यादा इजी है एंड बहुत ज़्यादा मार्क स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना इज कंपलसरी। ओके, सो एक्टिविटी 1.2 से स्टार्ट करेंगे। टेक मूंग ग्राम सीड्स और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। ठीक है, इस एक्टिविटी में तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तुमको 3 कंटेनर्स लेने हैं छोटे। एक कंटेनर है ए, एक कंटेनर है बी, तीसरा कंटेनर है सी। 3 अलग अलग कंटेनर्स लेने हैं तुमको एंड उसके अंदर थोड़ा तुम लोग को सॉइल डालना है एंड तुमको ये मूंग सीड्स या ग्राम सीड्स उसके अंदर डाल देने हैं। उसके बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, उसके अंदर है ना, फर्स्ट कंटेनर के अंदर यू आर सपोज टू पुट अ लिटिल, यहाँ पे देखो मार्किंग की हुई है, करते हैं मार्किंग। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर के अंदर व्हाट यू आर सपोज टू पुट, add a little amount of soil mixed with a little cow dung manure। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर में ये करना है यहाँ तक। ठीक है, सेकंड कंटेनर में क्या करना है तुम लोग को, सेकंड कंटेनर में पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स्ड विथ अ लिटिल यूरिया। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर यूरिया डालना है। एंड थर्ड वाले में क्या करना है, टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी विदाउट एडिंग एनीथिंग। ठीक है, ग्लास सी में विदाउट एडिंग एनीथिंग, ग्लास सी में आपको कुछ ऐड नहीं करना, ग्लास सी में आपको कुछ भी ऐड नहीं करना। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास। तुमको है ना हर एक चीज सेम रखनी है इस एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, सॉइल सेम रखना है, पानी सेम रखना है। ठीक है, बट इसके अंदर है ना, और तुम लोग जो चीजें डाल रहे हो वो भी तुम लोग को ऑलमोस्ट सिमिलर वेट की रखनी है। सी में कुछ नहीं होगा इसलिए उसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर है ना, तुम लोग को एक्टिविटी के अंदर तुम लोग को एक ही चीज बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम लोग है ना अलग अलग मैन्योर, अलग अलग फर्टिलाइजर, अलग अलग एजेंट्स जो फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को, वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस अलग रहती है। ठीक है, तो 10-15 दिन बाद तुम उसको नोटिस करोगे ना, तो तुम लोग रेगुलर पानी तो देना ही है 10-15 दिन में, बट उसके अंदर तुम लोग इफ यू नोटिस केयरफुली ना, तो यू विल सी दिस। ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर क्या था, फर्स्ट वाले के अंदर क्या था, याद करो, काऊ डंग था। ठीक है, सेकंड वाले में क्या था, यूरिया था। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या था, नथिंग। थर्ड वाले में क्या था, नथिंग। ठीक है, अब तीनों की इफेक्टिवनेस देखो, इसका ग्रोथ देखो कितना कम हुआ है। ठीक है, इसका ग्रोथ मॉडरेटली हाई है, मीडियम है ना, मॉडरेटली हाई ग्रोथ है, लेकिन इसका ग्रोथ देखो एक्सप्लोसिव ग्रोथ, कितना ज्यादा ग्रोथ हुआ है। तीनों को कंपैरिजन करोगे तो तुमको क्या पता चलेगा, ये लोएस्ट है ना, मीडियम या मॉडरेट है ना। ठीक है, और हाई ग्रोथ है ना, सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ हुआ है इसके अंदर। ठीक है, समझ गए, ये एक्टिविटी तुमको यही बताना चाहती है। डिड ऑल प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, पेस का मतलब स्पीड होता है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ठीक है, फर्टिलाइजर्स है ना, ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये तुम्हारा फर्टिलाइजर का डेफिनेशन बनेगा, इसको अंडरलाइन करना है तो, हाईलाइट करना है तो कर लो। ठीक है, फर्टिलाइजर्स अ केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब है ना मैन्योर और फर्टिलाइजर में फर्क क्या होता है वो बताता हूँ। ठीक है, मैन्योर है ना, मैन्योर नेचुरल और ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर केमिकल और इनऑर्गेनिक होता है, एक चीज याद रखना। ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, देख लो है ना, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, produced in factories. Some examples of fertilizers are urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ये स्टार कर लेना, ये एग्जाम्पल्स तुम लोग को कभी काम में आ सकते हैं, बिकॉज तुमको 1 मार्क में कभी कभी एमसीक्यू में ये दे दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको कर लेना। ठीक है,
द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट पैडी एंड मेज, है ना। फर्टिलाइजर्स यूज करके क्या बढ़ता है, क्रॉप का प्रोड्यूस बढ़ता है। जिस फील्ड ऑफ लैंड में पहले 10,000 किलो व्हीट उगने वाला था, अभी फर्टिलाइजर्स यूज करने के बाद वहां पे 12,000 15,000 किलो उग रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट उसकी वजह से क्या होता है, यील्ड बढ़ जाती है, यील्ड बढ़ जाती है ना, यील्ड बढ़ जाती है, समझ गए, ये उसका बेनिफिट होता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल, हाँ ये उसका डिसएडवांटेज है, किससे, रेड से। ठीक है, डिसएडवांटेज है इसका। excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers also have become a source of water pollution. ठीक है, therefore in order to maintain fertility of the soil we have to substitute fertilizers with organic manure. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, अगर हम चाहते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको, किसको, फर्टिलाइजर्स को सब्सटीट्यूट करना चाहिए ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ में। क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ उसको सब्सटीट्यूट करनी चाहिए। वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स, है ना। अनकल्टिवेटेड फील्ड को बोलते हैं फैलो, इसको क्या बोलते हैं, फैलो। फैलो का मतलब होता है जब हम फील्ड को थोड़े टाइम रीजनरेट होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, विदाउट कुछ उगाए, उसको बोलते हैं फैलो। ठीक है, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। हाँ, जो फर्टाइल सॉइल होता है ना, जो किससे फर्टाइल हुआ होता है, मैन्योर को इस्तेमाल करके जो सॉइल फर्टाइल बन जाता है ना, उसको बोला जाता है, उसके अंदर होती है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा। मतलब फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम मैन्योर वाला सॉइल ले लो और 100 ग्राम तुम फर्टिलाइजर्स वाला सॉइल ले लो। ठीक है, मैन्योर वाला जो सॉइल है ना, वो ज्यादा पानी पकड़ के रखेगा, है ना। 100 ग्राम के अंदर वो एग्जाम्पल के लिए जैसे 50 ml पानी पकड़ के रख रहा है, ठीक है, तो फर्टिलाइजर वाला खाली 30 ml पकड़ पाएगा। तो वो एक उसका डिसएडवांटेज होता है कि फर्टिलाइजर से सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जबकि मैन्योर के इस्तेमाल से सॉइल की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। ठीक है, ये भी एक इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाएगा। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. Crop rotation क्या होता है बताता हूँ। This can be done by growing different crops alternatively. Different crops alternatively का मतलब क्या है, पहले एक क्रॉप उगाया, फिर लेग्यूमिनियस प्लांट्स उगाए, तो वापस से क्रॉप के मतलब जो फील्ड है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए और सॉइल फर्टाइल हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीट उगाया, वीट ने फिर सॉइल को कैसा कर दिया, खराब कर दिया, फिर तुमने उसके ऊपर लेग्यूमिनियस प्लांट्स उगाए, है ना, पल्सेस और ये सारी चीजें। ठीक है, फिर सॉइल वापस से फर्टाइल हो गया, फिर वापस से तुमने कोई और क्रॉप उगाया, वापस से सॉइल अनफर्टाइल हो गया, फिर वापस से दूसरा क्रॉप उगाया, है ना। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। देख लो, है ना, क्रॉप ए उगाया, उसने सॉइल की फर्टिलिटी खराब की, फिर तुम क्रॉप बी पे पहुंचे, क्रॉप बी, फिर क्रॉप बी ने सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव की, फिर तुमने तीसरा क्रॉप उगाया, क्रॉप सी, उसने सॉइल की फर्टिलिटी वापस से खराब कर दी, फिर तुमने वापस से लेग्यूमिनियस उगाए, ठीक है, उसने सॉइल की फर्टिलिटी वापस बढ़ा दी। ठीक है, तो ये होता है क्रॉप रोटेशन, इसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। समझ में आया, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। समझ में आया, इसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन चाहिए तो अंडरलाइन करो। क्रॉप रोटेशन कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। ठीक है, है ना, क्रॉप रोटेशन कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। Earlier, farmer in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. ठीक है ना, ये क्रॉप रोटेशन का मैंने अभी एग्जांपल दिया। लेग्यूम्स उगाते थे वो लोग, लेग्यूम्स उगाते तो क्या होता था, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती थी, फिर दूसरा क्रॉप उगाते थे, वापस फर्टिलिटी कम हो जाती थी। और ये लेग्यूम्स को किस चीज में यूज किया जाता था, लेग्यूम्स वॉज यूज्ड एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द
नेक्स्ट है ना, फॉडर की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। फॉडर का मतलब होता है चारा, है ना, जो गाय भैंस को दिया जाता है। दिस हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ नाइट्रोजन। लेग्यूमिनियस प्लांट्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स। इसलिए सॉइल की फर्टिलिटी में नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। हाँ, बहुत सारे फार्मर्स को एनकरेजमेंट दिया गया है कि आप भी ये प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इस चीज़ के फायदे बहुत हैं। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम, है ना, राइजोबियम के बारे में याद करो। राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना, जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स है ना, उसके रूट्स नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है। और वो क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करते हैं, है ना, दे फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल सो दैट विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर, है ना। नाइट्रोजन प्लस वाटर मिक्स होके सॉइल में से उसको रूट्स के द्वारा खींच लिया जाता है, ठीक है। अब एक क्विक डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग किसके बीच में, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में एक क्विक डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, है ना। ये फर्टिलाइजर है ना, मैन मेड होता है, ये फैक्ट्री में बनता है, ये हम लोग खुद बनाते हैं, ये नेचुरल नहीं है। समझ में आ रहा है, इट इज अ मैन मेड सॉल्ट, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर एक का अच्छी चीज क्या है, इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, है ना, डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज, है ना। हम लोग सब्जी भाजी से भी मैन्योर बना सकते हैं। अगर तुमको पता ना हो ना, तो तुम लोग घर पे भी मैन्योर बना सकते हो। जो भी, जैसे बनाना की पील है, बनाना की पील को तुम बनाना खा लोगे, उसके बाद बनाना की पील को तुम लोग अगर सड़ने को रख दोगे, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसको सॉइल के अंदर जब तुम मिक्स करोगे ना, तो वो अच्छे से उसको न्यूट्रिशन देगा। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स देखो प्रिपेयर्ड किधर होता है, फैक्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड एंड इवन हाउसेज। अपने घर पे भी आप मैन्योर बना सकते हो, अगर आपके घर पे प्लांट्स है तो। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, ये इसका फायदा हो गया। समझ में आ रहा है। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, है ना, उसके अंदर कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं होता, डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। समझ में आ रहा है। लेकिन मैन्योर का फायदा क्या है, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, है ना, इसका ये फायदा है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन मैन्योर है ना, वो रिलेटिवली कैसा होता है, मैन्योर कैसा होता है रिलेटिवली, एक सेकेंड, वेरी रिच, हाँ ठीक है। मैन्योर कैसा होता है, वो कंपेरेटिवली रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, है ना। मैन्योर कंपेरेटिवली कम न्यूट्रिटिव होता है ना। नेचुरल है लेकिन कंपेरेटिवली उसका न्यूट्रिशन भी कम है। समझ में आ गया। ये इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है। और इन दोनों का कंपैरिजन भी हो गया। मैंने एक ही टेबल के अंदर आपको दोनों करवा दिया, इन दोनों का डिफरेंशिएशन भी करवा दिया और इन दोनों के बीच में मतलब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है इन दोनों के, वो भी करवा दिया, ठीक है। अब देख लो एडवांटेजेस, देख लो एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या है। एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना, एडवांटेजेस है इसलिए हम लोग उसको ग्रीन से करेंगे, है ना। एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। हाँ, इसकी वजह से क्या होता है पता है, सॉइल के अंदर है ना छेद हो जाते हैं, ठीक है। किससे, ये देख लो, ये ऐसा सॉइल है, ठीक है। ये देख लो सॉइल है ना, उसके अंदर है ना छेद बढ़ जाते हैं। इसके अंदर देखो ये कैसा है, उसके अंदर जगह दिख रही है, वाइट स्पेसेस दिख रहे हैं। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं, इसके अंदर आपको वाइट स्पेसेस बहुत ही ज्यादा कम दिखेगी, ठीक है। अब इन दोनों केसेस के अंदर है ना, ये वाले केस में है ना, ये वाले केस में, ये वाले केस में प्लांट्स बेहतर उगेंगे। क्यों? क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज
ईजी हो जाता है। रूट्स को भी ब्रीदिंग चाहिए रहता है, समझ में आ रहा है, रूट्स को भी ब्रीदिंग चाहिए रहता है, रूट्स भी अगर ब्रीद करेंगे तो अच्छे से वो ग्रो करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में तो देखो रूट्स के एक्सचेंज में, गैसेस के एक्सचेंज के लिए जगह ही नहीं है, तो इसमें अच्छा ग्रो नहीं करेंगे। बस यही ये एडवांटेज यही बोलना चाहता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, समझ में आ रहा है, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, है ना, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, उसका क्वांटिटी इंक्रीज करता है। इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, समझ में आ रहा है, सॉइल का टेक्सचर भी इंप्रूव कर देता है, सॉइल का टेक्सचर अच्छा और स्मूथ बना देता है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इरिगेशन क्या होता है, पानी देना। इन शॉर्ट इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव, समझ में आ रहा है, सारे इंसान या प्लांट्स हो गया या कोई भी एनिमल हो गया, सबको पानी की जरूरत तो पड़ती है। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स, समझ में आ रहा है, ये तो तुमको पता ही है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय प्लांट रूट्स अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब, है ना। रूट्स का एक और फंक्शन क्या है कि वो साथ में क्या करते हैं, रूट्स के अंदर से वाटर मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब करते हैं मतलब फर्टिलाइजर्स के अंदर जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं उसको। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% ऑफ वाटर, हाँ प्लांट के अंदर है ना 90% ऑफ द वाटर कंटेंट होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेटेड सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। हाँ जर्मिनेशन, अगर प्लांट को बड़ा होना है सीड में से, है ना, सीड का जर्मिनेशन, सीड को अगर ऐसे धीरे 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 करके ओपन अप होके प्लांट बनना है तो उसके लिए ड्राई कंडीशंस नहीं हो पाएगी, उसके लिए कैसा चाहिए, पानी चाहिए होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, न्यूट्रिएंट जो रहते हैं इसके अंदर वो प्लांट के पार्ट्स के अंदर पहुंचते हैं। कैसे, बिकॉज रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेम में जाता है और स्टेम से वो दूसरे प्लांट के बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। ठीक है, nutrients dissolved in water are transported to each part of the plant. Water also protects the crop from being from both frost and hot air currents. हाँ, पानी है ना, प्लांट की बॉडी के अंदर पानी होता है ना, उसी की वजह से वो हार्श वेदर कंडीशन से सर्वाइव कर पाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। यस, ये क्या है, इंपॉर्टेंस है इसका, इरिगेशन का इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम इसको ग्रीन से करेंगे। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. ये तो common sense है, सबको पता है। The supply of water to crops at regular intervals is called irrigation, है ना। पानी का सप्लाई, हम लोग बार बार जब क्रॉप्स को पानी का सप्लाई देते रहते हैं उसको बोला जाता है इरिगेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है इरिगेशन, समझ में आ रहा है। द टाइम फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड सीजन टू सीजन, समझ में आ रहा है। हर एक क्रॉप का है ना फ्रीक्वेंसी और ये सब अलग होता है, अलग होता है। अलग क्रॉप को अलग अलग वाटर साइकिल्स की जरूरत पड़ती है, वाटरिंग साइकिल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं राइस की बात करूँ तो राइस को ज्यादा पानी चाहिए रहता है, अगर मैं कॉटन की बात करूँ तो कॉटन को बिल्कुल कम पानी चाहिए रहता है, समझ में आ रहा है। राइस का क्रॉप अगर लगा रहे हो तो रेगुलर इतना ज्यादा पानी देना पड़ेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कॉटन का अगर क्रॉप लगा रहे हो तो उसको इतना, मतलब वो 10-15 दिन भी पानी के बिना जाएगा ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ पानी की अभी भी जरूरत नहीं है। कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, अभी देखो पानी डालने के ना अलग अलग तरीके होते हैं, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुमको अगर पानी पीना है तो तुम्हारे पास 3-4 अलग अलग तरीके हैं पानी पीने के, समझ में आ रहा है। जैसे गांव में देखा रहेगा वो टैप्स होते हैं और टैप्स में डायरेक्ट ऐसे हाथ नीचे करके पी लेते हैं, वो एक तरीका हो गया। दूसरा ग्लास में पीना हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका क्या हो गया, बॉटल ले ली, तीसरा बॉटल में तरीका हो गया, समझ में आ रहा है। ऐसे कुछ तरीके होते हैं। तो सिमिलरली प्लांट्स को भी पानी देने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स, डैम्स एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। उसके अंदर पूछेंगे तुमको राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, गिव एनी 3 सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इसके अंदर क्या करोगे, ये
उसके अंदर क्या करोगे, ये इस चीज को तुम लोग को लिखना है। समझ में आ रहा है? ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ये तुम्हारा 1 मार्क का बनेगा। कितने मार्क्स का बनेगा? 1 मार्क का। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या होता है बताता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन मतलब पुराने पुराने टाइम में इरिगेशन कैसे करते थे। ये देखो, ये अंकल है, वो अंकल क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे पानी डाल दे रहे हैं, है ना। उन्होंने वेल के अंदर से पानी निकाला, उन्होंने वेल के अंदर से क्या किया, पानी निकाला, और वेल के अंदर से पानी निकालने के बाद क्या किया, डायरेक्ट उन्होंने ऐसे जमीन पे डाल दिया, और वो धीरे धीरे करके फ्लो करता जाएगा, और फ्लो करके फील्ड में हर एक जगह पहुंच जाएगा। ये क्या हो गया, ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया इरिगेशन का। ठीक है, लेकिन अभी हम मॉडर्न टाइम्स में है, मॉडर्न टाइम्स का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. Cattle or human labor is used in these methods. ठीक है, अलग अलग तरीके में अलग अलग कैटल या लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। यस, ये मेथड सस्ते होते हैं बट लेस एफिशिएंट होते हैं। सस्ते क्यों होते हैं, देखो उन्होंने क्या किया, एक वेल लिया और वेल के अंदर से वो एक वो बाल्टी ले ली, और बाल्टी को इस्तेमाल करके, या वो जो भी है पॉट है जो, उसको इस्तेमाल करके वो पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट जो दूसरे मॉडर्न सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर एक पूरा सिस्टम बिठाना पड़ता है, पाइपलाइन का, ट्यूबवेल का, सबका अलग अलग सिस्टम होता है, वो बिठाना पड़ता है, इसलिए वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो जाते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, अभी हम लोग ट्रेडिशनल वेज के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मोट, मोट यानी पुली सिस्टम, मतलब पानी निकालो और उसके अंदर डाल दो। ठीक है। चेन पंप, ठीक है, ये देखो चेन पंप कुछ ऐसा दिखता है। मोट तो मैंने समझा दिया क्या है, तुम लोग देख लो। ठीक है, ये देखो चेन पंप कैसा है ना, एक ये सर्कल जैसा घूम रहा है, ये देखो, ये सर्कल जैसा ऐसा घूमता रहता है, और वो सर्कल जो घूम रहा है उसके अंदर बार बार एक जो बकेट होती है, वो बकेट पानी को निकालती रहती है। अब ऐसे, अब क्या होता है, वो पानी फ्लो करके तुम्हारे फील्ड में ऐसे 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 फ्लो कर देता है हर जगह पे, हर एक उसको मिल जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये दोनों समझ में आए, बहुत इजी है, मोट एंड चेन पंप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढेकली, ठीक है, इसके अंदर देखो ऐसा पुली सिस्टम ही है, लेकिन ऐसे वेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऐसे वेट का यूज किया जाता है। वो वेट क्या करता है, उसको डायरेक्ट आसानी से बाहर खींच लेता है, नहीं तो इंसान की मेहनत बर्बाद होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ढेकली के अंदर ऐसा किया जाता है। रहत, रहत के अंदर क्या होता है, यहाँ पे है ना, नीचे है ना एक ऐसा ऐसा स्पाइरल रहता है। जैसा ही तुम इसको घुमाओगे ना, जैसा ही, मतलब वो कैटल यूज किया जाती है इसके अंदर। ठीक है, कैटल जैसा ही इसको घुमाएगा, ठीक है, ये घूमना चालू होगा, ये घूमना चालू होगा, और ये घूमना चालू होगा, ये बाल्टी पानी लेती रहती है एंड पानी को ऐसे ऊपर से फिर नीचे गिराती रहती है। समझ में आ रहा है? ऊपर से नीचे उसको गिराती रहती है। जैसा ही पानी यहाँ पे गिरता है, वो हर एक जगह जहाँ पे भी पहुंचना चाहिए वहां पे फ्लो करने लगता है। समझ में आ रहा है? ये है क्या, रहत। ठीक है, ये रहत है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब आगे की बात करते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप। अब देखो, पंप को पावर करने के लिए भी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ कुछ लोग डीजल यूज करते हैं, कुछ कुछ लोग बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सबसे कॉमन है, डीजल भी बहुत कॉमन है। सोलर एनर्जी तो धीरे धीरे अभी गवर्नमेंट के सब्सिडी की वजह से धीरे धीरे वो भी बढ़ रहा है। ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन देखो, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है पता है, पानी ज्यादा वेस्ट नहीं होता। मॉडर्न मेथड्स के अंदर है ना, कुछ कुछ ऐसे सिस्टम्स भी है जिसके अंदर पानी इतना ज्यादा वेस्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेन सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। हाँ, ये ऐसी जगह पे, ये इसका एडवांटेज है, इसको अच्छे से अंडरलाइन करना। समझ में आ रहा है? ये इसका क्या है, एडवांटेज है। मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, वेयर सफिशियंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, समझ में आया? द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप। हाँ, इसके अंदर कैसा होता है पता है, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। ये देख लो यहाँ पे,
ये पाइप्स जो दिख रहे हैं ना तुमको, वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है? वो परपेंडिकुलर पाइप्स कैसे होते हैं? ऊपर उनके यहाँ पे ना एक रोटेटिंग नोजल होता है, कहाँ पे? ऊपर की साइड पे, है ना, यहाँ पे एक रोटेटिंग नोजल रहता है। वो रोटेटिंग नोजल क्या करता है? घूमता रहता है। तो पहले पानी इधर फेंकेंगे, फिर घूमेगा, फिर उधर फेंकेंगे, फिर घूमेगा, फिर उधर फेंकेंगे। तुम लोग ने, बहुत सारे लोग ने स्कूल में देखा रहेगा, है ना, स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड होगा तो उसके अंदर देखा रहेगा कि ऐसे वो घूमता रहता है, अचानक से जमीन के अंदर से ऐसे निकलता है कुछ और फेंकता रहता है पानी। समझ में आ रहा है? दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेटिंग अ फील्ड। ठीक है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. When water is allowed to flow through the main pipes under pressure with the help of pump, it escapes through the nozzles. समझ में आ रहा है? ये इसका वर्किंग है, ये काम कैसे करता है, इन शॉर्ट वही है. It gets sprinkled on the crops as if it is raining. हाँ, ऐसा लगता है कि बरसात आ रही है. ठीक है, इस तरीके से उसको स्प्रिंकल किया जाता है पानी को. ठीक है. स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स. हाँ, ऐसी उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूजफुल है. कैसे कैसे उसके अंदर सिचुएशंस के अंदर? लॉन्स, है ना, लॉन्स, घर के लॉन्स में भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं. समझ में आ रहा है? फिर कुछ कुछ सिचुएशंस में कॉफ़ी प्लांटेशन अगर अफोर्ड कर पाते हैं तो कॉफ़ी प्लांटेशन वाले भी करते हैं, और दूसरे क्रॉप्स में भी इसको यूज़ किया जाता है. ठीक है. ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम के अंदर कुछ ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होता है. ये ऐसी जगहों पे बहुत यूज़फुल है जहाँ पानी बहुत कम होता है. इसके अंदर क्या होता है पता है? ऐसी पाइपलाइंस होती है, ऐसी पाइपलाइंस होती है. ठीक है. और वो प्लांट की एकदम रूट के पास है ना, एक एक ड्रॉप पानी डालते हैं. कितना? यहाँ पे 1 ड्रॉप. समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. हाँ, यहाँ पे 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं. इसलिए क्या होता है? पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है. पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता है. डायरेक्ट रूट के पास पानी जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट रूट उसको फटाफट से एब्जॉर्ब कर सकता है. पानी इधर उधर जाता ही नहीं है, खाली रूट के पास जाता है और रूट उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है. समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ दिस वर्क्स. ठीक है. इट इज इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स. ये देखो, अंडरलाइन कर लो. ठीक है. सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम. इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज. समझ में आ रहा है? बेस्ट टेक्निक, ये इसका फायदा है. बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन्स एंड ट्रीज. वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल. ये भी इसका फायदा है ना. ग्रीन से करेंगे. वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल. इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर. ऐसी जगहों पे ये बहुत इस्तेमाल में आ सकता है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हो. समझ में आ रहा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का मतलब होता है, वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, जो हमारे क्रॉप का न्यूट्रिशन चोरी करते हैं. हमारे क्रॉप का न्यूट्रिशन क्या करते हैं? चोरी करते हैं. Bojo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there are some other plants in the field growing along with wheat plants. समझ में आ रहा है? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स है ना, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो हमको यूज में कुछ नहीं आते, लेकिन उल्टा वो हमारे क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें बोला जाता है वीड्स. उन्हें क्या बोला जाता है? वीड्स बोला जाता है. समझ में आ रहा है? द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग. जब हम वीड्स को रिमूव करते हैं ना, उसे बोला जाता है वीडिंग. अब वीड्स को रिमूव करना क्यों नेसेसरी है? नेसेसरी है इसलिए तो ब्लू से कर रहा हूँ. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrition, space and light. Thus they affect the growth of the crop. समझ में आ रहा है? वीड्स क्या करते हैं पता है? अपने प्लांट्स के साथ वो कंपटीशन लगाते हैं कि तू देख, तू पानी लेगा कि मैं पानी लूंगा. समझ में आ रहा है? तुम जैसे कि एग्जांपल के लिए 100 ml पानी डाल रहे हो, उसमें से 20 ml तो वीड्स खा जा रहे हैं, तो तुम्हारे प्लांट को तो कितना मिल रहा है? सिर्फ 80 ml मिल रहा है, जो सफिशिएंट उसके लिए नहीं हो सकता. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. समझ में आ रहा है? इसलिए वीड्स को हटाना जरूरी है. एकदम कंपटीशन ही हटा देने का.
समझ में आ रहा है? कंपटीशन ही हटा देने का, तो प्लांट को किसी के साथ compete ना करना पड़े और उसको 100 का 100 ml जितना चाहिए वो मिल जाए। समझ में आ रहा है? Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. Yes, अगर वीड्स को नहीं निकाला जाएगा तो कुछ कुछ वीड्स इतने डेंजरस होते हैं कि वो पॉइजनस होते हैं, है ना? उसको हम खाएंगे या एनिमल्स खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है? इसलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए इसको हाईलाइट करो। वीडिंग इसलिए नेसेसरी है, ये वीडिंग में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है इफ यू आर राइटिंग योर आंसर। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, है ना? टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। देखो इसके अंदर क्या किया जाता है, वीड्स को निकाला जाता है किस तरीके से, जब फार्मर्स है ना वो टिलिंग एंड प्लोइंग करते हैं ना, टिलिंग एंड प्लोइंग करते हैं, तब वीड्स जो है ना वो अपनी रूट्स से बाहर आ जाते हैं, जमीन से बाहर आ जाते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर रूट्स ही जमीन से बाहर आ गए हैं तो सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, वो सूख जाते हैं, है ना? सनलाइट की वजह से सूख जाते हैं एंड उसका चूरा हो जाता है एंड वो धीरे धीरे करके वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, फिर वो फर्टिलाइजर जैसा काम करते हैं। इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। which then dry up and get mixed with the soil. The best time for removal of weed is before they produce flowers and seeds. हाँ देखो एक चीज बताता हूँ, वीड्स को निकालने का सबसे बेस्ट टाइम है ना क्या है, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, है ना? बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा कि अगर फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो क्या होता है, समझ में आ रहा है? क्या होता है, दूसरी जगह नए वीड्स उग जाएंगे, दूसरी जगह क्या उग जाएंगे, नए वीड्स उग जाएंगे। ये रहा, समझ में आ रहा है? द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। समझ में आ रहा है? फिजिकल तरीका क्या है, मशीन अगर नहीं है प्लोइंग और ये सब करने के लिए तो हाथ से रिमूव कर सकते हो वीड्स को। कैसे कर सकते हो, हाथ से। हाथ से कैसे रिमूव करोगे वीड्स को, उसको या फिर ऐसे पकड़ के जमीन से बाहर खींच लोगे, है ना? उसकी रूट्स से उसको हटा दोगे, या फिर उसको इतने इतने पास में से कट करने का जमीन के कि वो एकदम रूट्स के वहां से कट हो जाए, रूट्स के वहां से एकदम कट हो जाना चाहिए, ठीक है? द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड, हाँ, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। हाँ, अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। समझ में आ रहा? खुरपी या फिर सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है वीड्स के रिमूवल के लिए। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। या फिर तुम लोग को अगर छिड़काव करना है ना, फर्टिलाइजर्स की तरह ऐसे स्प्रे मारना है तो वीडीसाइड्स भी यूज कर सकते हो। वीडीसाइड्स जैसा भी वीड्स के ऊपर गिरता है ना, वीड्स मरने लगते हैं। ये सॉर्ट ऑफ एक पॉइजन जैसा है वीड्स के लिए, लाइक 2,4-D। समझ में आ रहा है? ये उसका एग्जाम्पल है, ये करना हो तो याद कर सकते हो, ठीक है? कुछ कुछ क्विज में पूछ लेते हैं 1 मार्क के लिए। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल वीड्स, दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। हाँ, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ स्प्रेयर। जैसे तुम फर्टिलाइजर स्प्रे करते हो उसी तरीके से उसको भी स्प्रे किया जाता है। समझ गए? ठीक है, ये देखो ऐसे, ये बंदा क्या कर रहा है, ये वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है। क्या कर रहा है, वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है, ऐसे, है ना? समझ गए? डू वीडीसाइड्स हैव एन इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर? हाँ, वीडीसाइड्स जनरली केमिकल्स होते हैं एंड जनरली वो इंसान को भी हार्म कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान से देखो, इस बंदे ने क्या पहना हुआ है, इस बंदे ने मास्क पहना हुआ है, क्योंकि अगर ये वीडीसाइड्स इनहेल कर लेगा तो उसको भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए इसको भी प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। यहाँ पे पिक्चर में एक गलती है जो तुम लोग आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है? तुमको तो वीडियो पॉज करो और गलती आइडेंटिफाई करने की ट्राई करो, इस पिक्चर में क्या गलती है, ठीक है? ओके, डन। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या गलती है। जनरली ऐसे स्प्रेइंग के टाइम पे है ना, फुल क्लोथ्स पहने जाते हैं,
हैंड्स एंड लेग्स आर ऑल्सो कवर्ड, यहाँ पे ग्लव्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्लव्स, है ना, स्किन को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है, समझ में आ रहा है, स्किन को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। उसी तरीके से लेग्स भी फुल्ली कवर्ड होते हैं, ऐसे बड़े से एक बूट्स होते हैं वो पहनते हैं, समझ में आ रहा है, मैं ये ऐसे बूट्स होते हैं, वो बूट्स पहने जाते हैं ये इसके स्प्रेइंग के टाइम पे, ऐसे ही स्प्रे नहीं किया जाता है ना, क्योंकि आजकल के पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इसलिए क्या पहना जाता है, बूट्स पहने जाते हैं। समझ में आ रहा है, एंड पैरों को भी फुल्ली कवर्ड रखा जाता है, समझ में आ रहा है, ये गलती थी इसके अंदर, ये गलती थी इसके अंदर, ओके। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative period, vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. हाँ, इसको उसके पहले ही यूज कर दिया जाता है। Spraying of weedicides may affect the health of farmers. Yes, very important. So they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during the spraying of these chemicals. समझ में आ रहा है? Harvesting of crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. ये harvesting का definition है, underline कर लो. In harvesting, crops are pulled out close to the ground. It usually takes 4 months for cereal crops to mature. समझ में आ रहा है हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? हार्वेस्टिंग के अंदर क्रॉप्स को अपने रूट्स के पास से निकाल दिया जाता है, और हाथों से भी निकालते हैं कुछ लोग ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? सिकल बोला जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? सिकल बोला जाता है, ठीक है। शायद इसको हिंदी में कोयता बोलते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। In harvesting, crops are pulled out, ठीक है, close to the or cut close to the ground. It usually takes 4 months for cereal crops to mature, ठीक है। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैन्युअली बाय सिकल, है ना, मैनुअल हार्वेस्टिंग के अंदर ये सिकल आता है, मैन्युअली बाय सिकल, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप्स द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है पता है? हार्वेस्टिंग के बाद है ना, जो शाफ होता है ना, उसको है ना ग्रेन सीड्स को अलग करना पड़ता है। अब कैसे बताओ तुम लोग को, एक ड्राइंग कर देता हूँ इफ पॉसिबल, समझ में आ रहा है तो, है ना। वीट तो देखा ही रहेगा, ठीक है, वीट तो तुम लोग ने देखा ही रहेगा। अभी ये देखो, ठीक है, समवेयर ऐसा रहता है ना वीट, राइट, एम आई राइट? समझ में आ रहा है? ये वीट है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ता है पता है? इसका ब्रेक डाउन करना पड़ता है, 2 हिस्सों में अलग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सेपरेशन करना पड़ता है। इसके अंदर जो ये सीड्स है ना, वो सीड्स को अलग करना पड़ता है ना। जिसे गेहूं बोला जाता है, जो तुम्हारे घर में पिस के आते हैं, किसी किसी के घर में गेहूं भी आते रहेंगे, ठीक है, और जिसको बाद में चक्की पे ले जाके पिसवाना पड़ता है ना। और दूसरा पार्ट हो गया ये शाफ, जो बच गया, जो बचा हुआ वो ग्रीन पार्ट है, वो हो गया शाफ, ठीक है। दोनों को अलग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। ये देखो, इसको अंडरलाइन करो। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। समझ में आ रहा है? इसको अलग कैसे करते हैं पता है? ये इसको यहां से पकड़ते हैं। कहां से पकड़ते हैं? इस एरिया से ऐसे इसको पकड़ा जाता है। ये हैंड है, समझ में आ रहा है? यहां से इसको पकड़ा जाता है और जोर से जमीन पे या कोई जगह पे मारा जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग, ठीक है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। इस मशीन को बोला जाता है कंबाइन। कंबाइन अकेले नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबाइन हार्वेस्टर, या फिर सिर्फ कंबाइन लिखोगे तो भी चलेगा। इसको बोलते हैं
कंबाइन। समझ में आ गया? ये दोनों करके देती है, ये तुम्हारे हार्वेस्टिंग भी करके देगी और ये थ्रेशिंग भी करके देगी। समझ में आ रहा है? ये दोनों चीज करके देगी। और तुम्हारे ग्रेन्स को अलग करके यहाँ पे एक स्टोरेज रहता है, यहाँ पे एक क्या रहता है, स्टोरेज रहता है यहाँ पे पीछे की साइड पे, वो उसके अंदर स्टोर कर देंगी। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है क्या? कंबाइन। इस मशीन को बोला जाता है कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. After harvesting, sometimes stubs are left in the field, which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may catch fire and damage the crops lying in the field. अब देखो, क्रॉप्स को डैमेज ऐसे एज सच कुछ होता नहीं है. क्या होता है कि वो जो स्टब्स बच जाते हैं ना, स्टब्स यानी ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने ठीक है, मैंने इसको यहां से काट दिया. क्या कर दिया? मैंने इसको यहां से काट दिया. अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इतना पार्ट बच गया. इतना पार्ट क्या हो गया? बच गया. इसको बोला जाता है स्टब्स. अब इतना पार्ट जो बच गया ना, तुमको पता ना हो तो मैं बता दूं कि इतना पार्ट अभी भी जमीन के साथ कनेक्टेड है. समझ में आ रहा है? इतना पार्ट ऐसे जमीन के साथ अभी भी कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये जो बच जाता है ना पार्ट, उसको फार्मर्स बर्न कर देते हैं. इससे एज सच कुछ ऐसे नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये बर्न करने के बाद भी क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है. और नाइट्रोजन कहा जाता है, नाइट्रोजन कहा जाता है, सिंपल, सॉइल में चला जाता है. और सॉइल में चले जाने के बाद क्या हो जाता है? सॉइल के अंदर डिजोल्व हो जाता है. सॉइल के अंदर डिजोल्व हो गया, उसके बाद वाटर के साथ मिक्स होके प्लांट्स उसको रूट में से ले लेते हैं. सिंपल है. समझ में आ रहा है? लेकिन उससे एक डिसएडवांटेज है. क्या डिसएडवांटेज है? कि समझ में आ रहा है? कॉजेज पोल्यूशन. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन शाफ्ट बाय विनोइंग. हाँ, ग्रेन और शाफ्ट का सेपरेशन है ना, स्मॉल फार्मर्स किस तरीके से करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है विनोइंग. ठीक है, सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं. राइट, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड्स डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड शाफ्ट बाय विनोइंग. ठीक है, अब विनोइंग की भी एक छोटी मशीन आती है, या फिर उसको मैन्युअली भी किया जा सकता है. विनोइंग मैन्युअली कैसे करते हैं, वो आपने मूवीज में देखा रहेगा कि जो विमेन होती है, एक पतली प्लेट जैसा होता है, एंड उसके ऊपर ऐसे उछालती रहती है ग्रेन्स को, एंड वो फूक मारती रहती है. दैट इज हाउ विनोइंग इज डन. ओके, उसके अंदर कैसा रहता है? विनोइंग इज वेरी सिंपल. उसके अंदर सिंपली एक ही चीज की जाती है कि फूक मारते हैं तो जो हल्का वो फेदर टाइप मटेरियल रहता है ना, वो उड़ जाता है, वो उड़ जाता है. ठीक है, और जो हैवी मटेरियल रहता है, जो हैवी मटेरियल रहता है, जो कि है अपने ग्रेन्स, वो ग्रेन्स नीचे बैठ जाते हैं. दिस इज हाउ विनोइंग इज डन. ओके, आफ्टर 3 और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. अब हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है वो देखो. आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क, दीज देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट. अब 3-4 महीने तगड़ी मेहनत करने के बाद क्या होता है कि वो टाइम आ जाता है जब क्रॉप्स को काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं. द साइट ऑफ golden fields of standing crops laden with grains fills the hearts of farmer with joy and a sense of well-being. Yes, अगर कोई एग्जाम्पल इमेजिन करो कि तुमने 4 महीने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, एंड देन यू सी द प्रोजेक्ट इज वेरी सक्सेसफुल एंड देखने में काफी अच्छा लग रहा है, सो इट फिल्स योर हार्ट विथ जॉय. सिमिलरली ऐसा ही फार्मर्स के साथ भी होता है कि उनके लिए एक बहुत जॉय का मोमेंट होता है कि उन्होंने 3-4 महीने इतनी तगड़ी मेहनत की है, एंड दैट मेहनत इज ब्रिंगिंग कलर्स. ओके, the efforts of the past season have borne fruit and it's time to relax and enjoy a little. Yes, the period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. ये इतना साइंस के इम्पोर्टेंट पार्ट से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट imagine that great feeling. ठीक है, men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, etc. Okay, ये 1 मार्क में आ सकता है. ठीक है, 1 मार्क में ये आ सकता है. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. हाँ, अभी आएंगे हम स्टोरेज के ऊपर. स्टोरेज कितना इंपॉर्टेंट है वो आप अभी समझेंगे.
ठीक है, स्टोरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे स्टोरेज के ऊपर, राइट। स्टोरेज, जस्ट इमेजिन कि आपकी मम्मी ने आलू पराठा बनाया, ठीक है, एंड मम्मी ने उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया एंड उसके ऊपर चीटी आ गई खाने को, ठीक है। तो इतनी मेहनत की, इज इट वर्थ इट? नहीं, क्योंकि जिसको खाना चाहिए था वो तो खा नहीं पाया, चीटियां खा गई, राइट। चीटियों ने उसको इन्फेस्ट कर लिया। सिमिलरली स्टोरेज भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट इमेजिन कि फार्मर्स ने इतनी मेहनत की एंड वो अच्छे से स्टोर नहीं हुआ एंड उसको पेस्ट खा गए, है ना, उसको इंसेक्ट्स खा गए। तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर। कौन सी चीज से सेफ होना है उनको? दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। हाँ, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स रहते हैं ना, उसमें है ना ज्यादा पानी का कंटेंट रहता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। यस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको करो अंडरलाइन, इसको हाईलाइट करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इसलिए पहले उनको सुखाया जाता है। उनको क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसका स्टोरेज का सोचा जाता है। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insects, pests, fungi and bacteria. समझ में आ गया? अब ये स्टोरेज के पहले ये जो किया जाता है, तो ग्रेन्स क्या किया जाते हैं? प्रॉपरली ड्राई किए जाते हैं। कहाँ पे? सन में, ठीक है। अब वो करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बीइंग अटैक्ड, है ना, वो अटैक होने से बच जाते हैं। I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. Yes, नीम है ना, एक एक ऐसा फैक्टर होता है, नीम एक ऐसी चीज होती है जो हार्मफुल, उसके वो कड़वी होती है, राइट, तो वो हार्मफुल उसके बिल्डअप को रोकती है, हार्मफुल उसके बिल्डअप को रोकती है, ठीक है। फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सीलोज एंड ग्रैनरीज, ठीक है। ग्रैनरीज के अंदर किया जाता है, ऐसा गोडाउन जैसा रहता है, और बड़े बड़े गोडाउन में ऐसे हीप्स, क्या ऐसे हीप्स ऑफ स्टोरेज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ऐसी हीप्स ऑफ स्टोरेज किए जाते हैं। दिस इज अ ग्रैनरी, दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम अ ग्रैनरी, दिस वन, ठीक है। दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम अ ग्रैनरी, ओके। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ grains is done in granaries or silos to protect them from pests like rats and insect। समझ गए? ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना कुछ खास नहीं है, बेसिक नॉलेज है, ओके। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। हाँ, ठीक है। अब सुखाए हुए नीम के पत्ते, देखो नीम के पत्ते भी कैसे कैसे सुखाए हुए, कैसे सुखाए हुए, क्यों सुखाए हुए? बिकॉज उसके अंदर का भी मॉइस्चर उसको खराब कर सकता है। I use for storing food grains at home. For storing large quantities of grains in big godown, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. अब देखो, हर एक जगह पे वो नीम लीव्स काम नहीं कर सकते, छोटी क्वांटिटी में चल जाता है, बड़ी क्वांटिटी में नहीं चलता, इसलिए केमिकल ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग, हाँ ठीक है। अब ये देखो, ये एक टेबल है, आप कंप्लीट कर लेना। इतना कोई हार्ड, मतलब इतना कोई वो नहीं है, कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, बहुत सिंपल है। मिल्क और फूड है और उसके सोर्सेज लिखने हैं, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव seen that like plants and animals also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. In the previous classes you have learned that about food we can obtain from plants as well as animals. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals rear at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care, ठीक है। When this is done on a large scale it is called animal husbandry, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? जब एनिमल्स को, देखो जैसे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं ना, उसी तरीके से एनिमल्स को भी ग्रो किया जाता है। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे फार्म्स के अंदर है ना, मुर्गियों को पहले
ब्रिंग अप किया जाता है। पहले मुर्गियों को खरीदा जाता है, फिर उनका रिप्रोडक्शन या रीब्रीडिंग की जाती है, उसके बाद उनको ऐसे लाइन लाइन जैसे रैक्स में रखा जाता है, एंड फिर वो ग्रो करते हैं धीरे धीरे, एंड उनको खाना पानी वो सब दिया जाता है, फिर वो लोग एग्स देते हैं। वो एग्स देने का काम 18 से 24 महीने तक चलता है, डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ द मुर्गी। एंड देन फिर उनको वो एग्स मिलते हैं एंड वो एग्स सेल किए जाते हैं। ये एक अच्छा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता है। इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर द हेन्स एंड इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्रूअल। तो ये एक नॉलेज के लिए आई एम टेलिंग यू, बट ऐसा किया जाता है जब एनिमल्स को इस तरीके से ग्रो किया जाता है फार्म्स में, सो दैट उनके प्रोडक्ट्स मिल सके। अब प्रोडक्ट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं, ठीक है, एनिमल्स के नाम तो नहीं बोलूंगा, प्रोडक्ट्स बोलूंगा, आप समझ जाना, ठीक है, ठीक है। समझ जाना कौन से एनिमल्स है। कॉमन तुम्हारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल नॉलेज का, सोचना कौन से एनिमल्स की बात कर रहा हूं मैं। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लिवर ऑयल। अरे हाँ, ये चीज तो मैं भूल ही गया, ये तो मैं भूल ही गया। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए उनको ग्रो किया जाता है। अब देखो कीवर्ड्स देख लो, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तुम्हें पता है क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री पता है तुम्हें क्या होती है, ठीक है, क्रॉप तुम्हें पता है क्या होता है, अंडरलाइन करवाया है, फर्टिलाइजर मैंने बता दिया है, ग्रैनरीज क्या होता है बता दिया है, हार्वेस्टिंग क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है बता दिया है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है, मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच का डिफरेंस भी हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर प्लो कैसा दिखता है और कैसा होता है और किस तरीके से काम करता है करवा दिया है, सीलो क्या होता है बता दिया है, सीड्स तो तुमको पता ही है, सोइंग कैसे होती है और सोइंग का प्रोसेस क्या होता है वो भी बता दिया है, स्टोरेज कितना इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिया है, थ्रेशिंग क्या होता है उसका भी अंडरलाइन करवा दिया है, वीड्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और किस तरीके से प्लांट को हार्म करते हैं वो भी बता दिया है, वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वीड्स को जो मारते हैं, ठीक है, विनोइंग भी क्या होता है वो बता दिया है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि विनोइंग क्या होता है, तो एक बार सिर्फ है ना यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना कि विनोइंग कैसा दिखता है, तो एक वीडियो देखोगे तो तुम समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। शायद तुम लोग ने अपनी मम्मी को भी कभी कभी विनोइंग करते देखा होगा, ठीक है। What have you learned? In order to provide food for our growing population, we need to adopt certain agricultural practices. हमारे को कुछ कुछ ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है सो दैट हम लोग अपने पॉपुलेशन को फूड दे सके। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट प्लेस कंस्टिट्यूट क्रॉप, ठीक है, क्रॉप कैसे बनता है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को जब तुम एक एरिया में बड़े एरिया में उगाते हो उसको क्रॉप बोला जाता है। In India, crops can be basically classified into Rabi crops and Kharif crops. Rabi crops and Kharif crops, ये वाला, ठीक है, ठीक है। It is necessary to prepare soil by tilling and leveling, ठीक है। First step, plow and levelers are used for this purpose. Sowing of seeds at appropriate depth and distance give them good yield. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drill. अब देखो इसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया गया है, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है। टिलिंग फर्स्ट पार्ट है, टिलिंग क्या है, फर्स्ट पार्ट है टिलिंग एंड लेवलिंग, टिलिंग एंड लेवलिंग। उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए यूज किया जाता है प्लोज एंड लेवलर्स, उसके लिए यूज किया जाता है प्लोज एंड लेवलर्स। सेकंड चीज है सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है, सोइंग ऑफ सीड्स के लिए इन दोनों के बीच में भी एक चीज होती है कभी कभी, इरिगेशन, अप्रोप्रिएट डेप्थ, गुड ईल्ड गिव्स देम गुड ईल्ड, गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन, ठीक है, गुड वैरायटी ऑफ सीड्स आर सोन by after selection of healthy seed. Sowing is done by help of seed drills. Soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure. फिर मैन्योरिंग की जाती है, ठीक है, या फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटीज, ठीक है। सॉइल का रिप्लेनिशमेंट एंड एनरिचमेंट करना पड़ता है ऐसे। फिर ठीक है, सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर यानी इरिगेशन किया जाता है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद ये
इरिगेशन, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद वीडिंग, वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड। उसके बाद वीडिंग की जाती है, उसके बाद क्या की जाती है, वीडिंग की जाती है, ठीक है, खाली इतना ही अंडरलाइन करते हैं। फिर उसके बाद ये सब हो जाता है, उसके बाद 4-5 महीने बाद हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है। दो तरीके से होती है, मैन्युअली या फिर मशीन्स के द्वारा। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम शाफ्ट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। क्या किया जाता है उसके बाद, थ्रेशिंग की जाती है, उसके बाद थ्रेशिंग की जाती है। समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स है ना, उसके बाद क्या किया जाता है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स विच एनिमल्स आर रियर, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ये तुम्हारा एनिमल हस्बेंड्री का डेफिनेशन हो गया। चलिए तो इसको अलग उससे करते हैं, ठीक है, अंडरलाइनिंग में ब्लू, ठीक है। ये एनिमल हस्बेंड्री का तुम्हारा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। ये एक बार एक्सरसाइजेस देख लेना, बहुत ज़्यादा इजी है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ज़्यादा इजी है, डू नॉट वरी। कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में पूछो या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल कर देना। दिस चैप्टर इज डन एंड डस्टेड, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।